जरा सोचिए दो लोगों के बारे में। दोनों बिल्कुल एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, है ना? पहला इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है और दूसरा इंसान जाने अनजाने में हर दिन 1% खराब होता जाता है। हाँ, सुनने में बहुत ही मामूली सा फर्क लगता है, मतलब 1% तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इस गणित को पूरे 365 दिनों पर लागू करें, यानी पूरे 1 साल के लिए, तो इसके परिणाम चौंकाने वाले नहीं, बल्कि सच कहूं तो खौफनाक होते हैं। जो इंसान हर दिन 1% बेहतर हुआ, वो साल के अंत में अपनी शुरुआती अवस्था से 37 गुना ज्यादा बेहतर बन चुका होता है। 37 गुना? ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो 1% नीचे गया, वो गणित के हिसाब से लगभग 0 पर पहुंच जाता है। मेरा मतलब है, ये कोई मोटिवेशनल या हवाई बात नहीं है। ये एक बहुत ही ठंडी और कठोर गणितीय सच्चाई है। एकदम सही बात है। और असल में ये गणितीय तथ्य हमारी उस पूरी सोच को चुनौती देता है जो मानती है कि सफलता रातों रात मिलती है। मतलब हम सब हमेशा उस एक चमत्कारिक पल की तलाश में रहते हैं। हाँ, कि बस कोई जादू की छड़ी घूमे और सब बदल जाए। बिल्कुल, जबकि विज्ञान हमें बताता है कि असली खेल तो उस 1% के अदृश्य सुधार में चल रहा है, जिसे कोई देख भी नहीं पाता। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। हम जेम्स क्लियर की मशहूर पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स की एक बहुत ही खास और संक्षिप्त हिंदी सारांश का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही व्यवहारिक सारांश है, मैं कहूँगा। हाँ, मतलब दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो स्रोत है वो कोई 300 पन्नों का भारी भरकम दस्तावेज नहीं है। इसे जानबूझकर इतना टू द पॉइंट और एक्शन ओरिएंटेड बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने गूगल डॉक्स में रख सकता है या अपने नोट्स और असाइनमेंट में इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसे तुरंत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इस बात की गहराई में जाना है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो बड़े बदलावों का इतना विरोध क्यों करता है, और कैसे हम अपनी ही न्यूरोलॉजी को हैक करके बिना किसी भारी दबाव के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये न्यूरोलॉजी वाला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है ना? तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी, जब हम कहते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, तो इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की बनावट से है। अगर हम इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग मूल रूप से ऊर्जा बचाने की एक मशीन है। ऊर्जा बचाने की मशीन? मतलब वो बैटरी सेवर मोड पर रहता है? हाँ, एक तरह से बिल्कुल वैसा ही। आपको पता है, शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा हमारा दिमाग अकेले ही खर्च करता है। अरे वाह, 20%? सिर्फ सोचने में? जी हाँ। तो इसलिए जब भी कोई इंसान अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि कल से मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो दिमाग का जो हिस्सा खतरे को भांपता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। अच्छा, तो दिमाग को लगता है कि इतनी सारी ऊर्जा का अचानक खर्च होना शरीर के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है। एकदम सही पकड़े हैं आप। वो उस बड़े बदलाव को किसी जंगली जानवर के हमले या किसी बड़े संकट की तरह देखता है। मतलब मैं सिर्फ दौड़ने की सोच रही हूँ और मेरा दिमाग सोच रहा है कि मुझ पर शेर ने हमला कर दिया है। 100% ऐसा ही होता है। एमिगडाला उस नए और बड़े बदलाव को एक खतरे के रूप में रजिस्टर करता है और तुरंत हमारे अंदर डर, थकान या फिर टालमटोल करने की भावना पैदा कर देता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अक्सर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक क्यों दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल, अचानक किए गए बड़े बदलाव हमारी बायोलॉजी के ही खिलाफ जाते हैं। हमारा शरीर उसके लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ये बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। हम अक्सर इसके लिए अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि मुझ में ही कोई कमी है, जबकि असल में हम अपनी बायोलॉजी से लड़ रहे होते हैं और बायोलॉजी हमेशा जीतती है। सही कहा। अगर हम उस पुरानी घिसी-पिटी बात को छोड़ दें, जहां लोग पहले ही दिन जिम जाकर 100 किलो वजन उठाने की कोशिश करते हैं, जो कि नामुमकिन है, तो इसे एक हवाई जहाज के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, स्रोत सामग्री में वो हवाई जहाज वाला एनालॉजी बहुत ही प्रभावशाली है। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि एक हवाई जहाज लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है। अगर टेक ऑफ के समय पायलट उस प्लेन की दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मोड़ दे, तो क्या होगा? 3.5 डिग्री तो बहुत ही मामूली सा बदलाव है। हाँ, प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को वो बदलाव महसूस तक नहीं होगा।
लेकिन जब वो प्लेन लैंड करेगा तो वो न्यूयॉर्क के बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। शुरुआती बिंदु पर एक बिल्कुल अदृश्य सा बदलाव अंत में एक पूरी तरह से अलग मंजिल तक ले जाता है। ये हवाई जहाज वाला उदाहरण उस छोटे दैनिक सुधार के तंत्र को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। जब हम उस 3.5 डिग्री या कहें कि 1% के बदलाव की बात करते हैं तो वो इतना छोटा होता है कि हमारा एमिगडाला उससे कोई खतरा ही नहीं मानता। मतलब कोई अलार्म नहीं बजता दिमाग में? बिल्कुल नहीं। दिमाग सोचता है कि अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसमें कौन सी ऊर्जा खर्च होगी, और हम बिना किसी मानसिक प्रतिरोध या डर के उस काम को कर गुजरते हैं। और यही वो जगह है जहां जेम्स क्लियर का 1% का नियम अपना जादू दिखाना शुरू करता है। जी, असली जादू वहीं से शुरू होता है। लेकिन यहाँ ये बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिद्धांत रूप में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम हर दिन 1% बेहतर बने, पर मैं यहाँ थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहूंगी। हाँ जरूर, क्या सवाल है आपके मन में? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत तेजी से भाग रही है। अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% सीख रहा है तो शुरुआत में तो वो प्रगति बिल्कुल अदृश्य होगी, है ना? क्या व्यवहारिक रूप से ये किसी भी इंसान को हताश नहीं कर देगा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब जब महीनों तक कोई भी परिणाम नहीं दिखेगा तो इंसान का दिमाग तो यही कहेगा कि छोड़ो यार, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो उस निराशा से कैसे निपट सकते हैं? देखिए, इस निराशा को मनोविज्ञान की भाषा में वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या निराशा की घाटी कहा जाता है। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। निराशा की घाटी, ये तो नाम से ही डरावना लग रहा है। थोड़ा सा है, लेकिन असल में समस्या हमारे 1% सुधार में नहीं है। समस्या हमारी उम्मीदों के तरीके में है। हम सोचते हैं कि प्रगति एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, जिसे हम लीनियर कहते हैं। हाँ, कि अगर मैं आज 2 घंटे मेहनत कर रही हूँ तो कल मुझे उसका परिणाम दिखना ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 1% का सुधार सीधी रेखा में काम नहीं करता, बल्कि ये एक्सपोनेंशियल या कहें कि चक्रवृद्धि तरीके से काम करता है। अच्छा, यानी जो ऊर्जा हम लगा रहे हैं वो कहीं बर्बाद नहीं हो रही है, बल्कि वो संचित हो रही है, स्टोर हो रही है। एकदम सही। जैसे अगर एक कमरे का तापमान -5 डिग्री है और वहाँ बर्फ का एक टुकड़ा रखा है, अगर हम हर दिन तापमान 1 डिग्री बढ़ाते जाएं, -4, -3, -2, तो बर्फ में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, बाहर से देखने वाले को तो यही लगेगा कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही तापमान 0 से ऊपर जाता है, बर्फ अचानक पिघलने लगती है। तो वो जो -5 से 0 तक की मेहनत थी, वो बेकार नहीं गई। वो बस उस अचानक दिखने वाले बदलाव की तैयारी कर रही थी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। हम जो 1% प्रयास रोज कर रहे हैं, वो तब तक परिणाम नहीं दिखाता जब तक कि वो एक निश्चित सीमा को पार ना कर जाए। और लोग अक्सर उसी सीमा को पार करने से पहले हार मान लेते हैं, है ना? जी हाँ, जब लोग हार मान लेते हैं तो वे अक्सर उस बर्फ के पिघलने वाले बिंदु के बहुत ही करीब होते हैं। 1% का नियम हमें इसी बात के लिए तैयार करता है कि हमें सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। तो फिर हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? हमें उस प्रक्रिया से प्यार करना सीखना है, सिस्टम पर भरोसा करना है। और ये बात हमारी पहचान या आइडेंटिटी से भी गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब आप हर दिन कोई छोटा काम करते हैं तो आप सिर्फ एक लक्ष्य हासिल नहीं कर रहे होते, आप अपने दिमाग को ये सबूत दे रहे होते हैं कि आप उस तरह के इंसान हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। पहचान का बदलना ही असली बदलाव है। जैसे अगर कोई रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ता है तो वो ये नहीं सोच रहा कि उसे पूरी किताब खत्म करनी है, बल्कि वो एक किताब पढ़ने वाला इंसान बन जाता है। दिमाग उस नई पहचान को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता है। और यही कंपाउंडिंग का सबसे गहरा असर है। ये सिर्फ आपके कौशल को नहीं बढ़ाता, ये आपके आत्मविश्वास को भी कंपाउंड करता है। आत्मविश्वास का कंपाउंड होना, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? जब आप लगातार एक छोटे से वादे को पूरा करते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये आदतों को स्वचालित या ऑटोमेटिक बनाने का काम करता है। अच्छा, तो ये बेसल गैंग्लिया हमारी आदतों को लॉक कर देता है? बिल्कुल, वो उस व्यवहार को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। फिर उस काम को करने के लिए आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपकी आदत बन जाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? उमम, अगर सकारात्मक आदतों को बनाने के लिए 1% की वृद्धि और बेसल गैंग्लिया का ऑटोमेशन इतना शक्तिशाली है, तो क्या यही तंत्र बुरी आदतों के मामले में भी काम करता है? हाँ, ये दोनों दिशाओं में काम करता है।
मान लीजिए किसी को हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करने या सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करने की बुरी आदत है। कोई इंसान 1% कम डूम स्क्रॉल कैसे कर सकता है? ये मापना तो लगभग असंभव है। ये बहुत ही आम समस्या है आज के समय में। और अक्सर लोग ऐसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए फोन को पूरी तरह से बंद करने या कोल्ड टर्की जाने का रास्ता अपनाते हैं, जो कि हमने देखा है अक्सर फेल हो जाता है क्योंकि एमिगडाला डर जाता है। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत सामग्री हमें बुरी आदतों को छोड़ने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देती है। हमें अपनी बुरी आदत को 1% कम नहीं करना है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें उस बुरी आदत को करने की प्रक्रिया में 1% घर्षण या रुकावट डाल देनी है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण डालना मतलब उसे करना थोड़ा मुश्किल बना देना। हाँ, बुरी आदतें इसलिए पनपती हैं क्योंकि उन्हें करना बहुत आसान होता है। डोपामाइन का जो लूप होता है वो बहुत ही कम समय में पूरा हो जाता है। हाँ, ट्रिगर मिला, आपने फोन उठाया और आपको तुरंत वो डोपामाइन की खुशी मिल गई। एकदम सही। तो हमें उस लूप को तोड़ना है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम उस डोपामाइन लूप के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। यानी अगर मैं अपने फोन से उस ऐप को डिलीट न भी करूं, बस उसे होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दूं या फिर फोन को हमेशा दूसरे कमरे में चार्ज होने के लिए रख दूं, तो वो 1% की रुकावट होगी। बिल्कुल। दिमाग को वो डोपामाइन का शॉट लेने के लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हमारा दिमाग तो ऊर्जा बचाना चाहता है। तो हम अपने उसी ऊर्जा बचाने वाले दिमाग को चकमा दे रहे हैं, लेकिन उल्टी दिशा में। हाँ, यही इस तकनीक की खूबसूरती है। जब दिमाग को पता चलता है कि फोन देखने के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, तो उसका आलस बीच में आ जाता है। दिमाग सोचेगा कि क्या इस एक रैंडम नोटिफिकेशन के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करना सही है? और ज्यादातर मामलों में दिमाग उस विचार को वहीं छोड़ देगा। आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने वातावरण या एनवायरनमेंट का डिजाइन बदल रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है। मतलब हम बुरी आदत से सीधे लड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसके रास्ते में छोटे छोटे पत्थर रख रहे हैं। हाँ, उसे मुश्किल बना रहे हैं। जैसे अगर किसी को जंक फूड खाने की आदत है, तो उसे फ्रिज से सारा जंक फूड निकालकर डस्टबिन में फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात, एमिगडाला डर जाएगा कि खाना कहाँ गया। बिल्कुल, वो पैनिक मोड में आ जाएगा। इसके बजाय अगर वो इंसान उस जंक फूड को सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में छिपा दे, जहां पहुंचने के लिए उसे स्टूल की जरूरत पड़े, तो वो अतिरिक्त प्रयास ही उस आदत को धीरे धीरे खत्म कर देगा। असल में हमारी आदतें पूरी तरह से हमारे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। जेम्स क्लियर का ये फ्रेमवर्क स्पष्ट करता है कि अच्छी आदतों को आसान बनाएं और बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। मेक इट इजी एंड मेक इट डिफिकल्ट। जी, अगर आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं तो अपने रनिंग शूज रात को ही अपने बिस्तर के पास रख दें। आपने सुबह दौड़ने जाने के रास्ते से 1% घर्षण कम कर दिया। और यही एटॉमिक शब्द का असली अर्थ भी है। जैसे एक परमाणु या एटम बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो वे अणु बनाते हैं और अंततः एक विशाल संरचना का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, छोटी चीजें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। हमारे ये छोटे छोटे प्रयास, जैसे जूते बाहर रखना या फोन दूसरे कमरे में रखना, उस एक अकेले दिन में कोई मायने नहीं रखते, लेकिन जब वे हफ्तों और महीनों तक कंपाउंड होते हैं तो वे हमारी पूरी दिनचर्या और अंततः हमारी पूरी पहचान को बदल कर रख देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेरणा या मोटिवेशन एक बहुत ही अस्थिर चीज है। ये मौसम की तरह बदलती रहती है। हाँ, आज मूड है तो कर लिया, कल मूड नहीं है तो छोड़ दिया। बिल्कुल, अगर आप केवल प्रेरणा के भरोसे बैठे हैं तो आप कभी भी दीर्घकालिक बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों का एक सिस्टम बना लिया है जिसमें अच्छे काम करना स्वाभाविक रूप से आसान है और बुरे काम करना मुश्किल, तो आप बिना किसी प्रेरणा के भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ये बात तो किसी के भी जीवन में एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है जो ये सोचता है कि उसमें आत्मानुशासन की कमी है। हाँ, लोग अक्सर खुद को ही कोसते रहते हैं। असल में सफल लोग वो नहीं हैं जिनके पास लोहे जैसी इच्छा शक्ति है, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से डिजाइन किया है कि उन्हें इच्छा शक्ति की बहुत कम जरूरत पड़ती है। वे बस सिस्टम के प्रवाह के साथ चलते हैं। ये जानकारी का एक ऐसा निचोड़ है जो इस संक्षिप्त स्रोत को इतना मूल्यवान बनाता है। ये हमें लंबी चौड़ी थ्योरी में उलझाने के बजाय सीधे उस तंत्र की ओर ले जाता है जो वास्तव में हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन में किसी चमत्कार या किसी बड़े तूफानी बदलाव का इंतजार करना बंद कर देना चाहिए। एकदम सही। छोटे कदमों पर भरोसा करें। हर दिन 1% का सुधार, चाहे वो एक लाइन पढ़ना हो, एक ग्लास ज्यादा पानी पीना हो या अपने फोन को खुद से 5 फीट दूर रखना हो,
यही वो गणित है जो एक साल में आपको 37 गुना बेहतर इंसान बना सकता है। बस हमें उस निराशा की घाटी में हार नहीं माननी है। हाँ, और उस बर्फ के पिघलने का इंतजार करना है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो स्रोत की भावना से ही जुड़ा है, लेकिन हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो विचार क्या है? देखिए, हमने ये तो बहुत विस्तार से समझा कि हर दिन 1% बेहतर होना कैसे काम करता है, सकारात्मक कंपाउंडिंग कैसे हमारी जिंदगी संवारती है। लेकिन जरा सोचिए उस नकारात्मक कंपाउंडिंग के बारे में। ओहो, नेगेटिव कंपाउंडिंग, ये तो डरावना विषय है ना? अगर हम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को ये सोचकर नजरअंदाज कर दें कि अरे एक दिन जंक फूड खाने से क्या होता है, या एक दिन काम टालने से क्या ही बिगड़ जाएगा, और अगर हम हर दिन 1% खराब होते जाएं, तो उसका परिणाम भी कंपाउंड होगा। बिल्कुल, ये नकारात्मक गिरावट भी उसी तरह से अदृश्य होती है। ये कल या परसों नहीं दिखेगी, लेकिन 1 साल, 2 साल या 5 साल बाद जब अचानक स्वास्थ्य बिगड़ता है या कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है, तो लोग कहते हैं कि ये अचानक कैसे हो गया, जबकि असल में वो अचानक नहीं हुआ, वो उस 1% की नकारात्मक कंपाउंडिंग का ही अंतिम परिणाम था। गणित इस बात की परवाह नहीं करता कि वो आपके पक्ष में काम कर रहा है या आपके खिलाफ, वो सिर्फ अपना काम करता है। ये वाकई में गहराई से विचार करने वाला और हमारी आंखें खोलने वाला बिंदु है। हम हर पल या तो अपनी सफलता को कंपाउंड कर रहे हैं या अपनी असफलता को। ठहराव नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, बस अपनी 1% की दिशा को ध्यान से चुनिए, क्योंकि वो अदृश्य गणित लगातार अपना काम कर रहा है।